नमस्कार। आगम आयुर्वेद इस व्याख्यान माला का आज का दूसरा सत्र है। गए सत्र में यशस्वी चिकित्सक कैसे बनना है इसके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है। आज सफल आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करने वाले वैद्य हम देखते हैं। कोई वैद्य है शमन चिकित्सा के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, कोई वैद्य शोधन यानी पंचकर्म चिकित्सा के ऊपर है। महाराष्ट्र में पांचभौतिक चिकित्सा करने वाले कुछ वैद्यों का एक गुट है। ऐसे अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करने वाले वैद्यों की काफी तादाद में उपलब्ध है। कुछ वैद्य अपने प्रैक्टिस में विविध प्रकार के काढ़े, कोई वैद्य खाली चूर्ण, कोई वैद्य खाली सत्व, ऐसे अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस में दवाई की भी उनकी एक विशेषता रही है। लेकिन मेरे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि शोधन किए बिना खाली शमन चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसी काफी व्याधि है कि जिसमें शोधन करना आवश्यक रहता है और उसके बाद खाली शमन चिकित्सा करते रहेंगे तो काफी समय उसमें व्यतीत हो सकता है। इसलिए शमन और शोधन ये दोनों चिकित्सा पद्धतियों का अवलंब अपने प्रैक्टिस में करना चाहिए। आयुर्वेद में भी उसका वर्णन आया है। तो शोधन चिकित्सा ये एक अलग प्रकार की और महत्व की चिकित्सा है जिसे पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। जैसे वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती, ऐसे 5 प्रकार के कर्म आपने यहाँ बताए हैं। और प्रायः बस्ती चिकित्सा जो है वो आधी चिकित्सा, ऐसे अपने यहाँ उपलब्ध ग्रंथों में उसका वर्णन आया है। तो ये आधी चिकित्सा बताते हैं। तो अपने कितने वैद्य अपने प्रैक्टिस में बस्ती का अवलंब करते हैं। हमारे एक बुजुर्ग सहयोगी वैद्य अभी अस्तित्व में नहीं है, शेंडे शास्त्री पूना के थे। वो ऐसे कहते थे कि मात्रा बस्ती कम से कम 10 बाय 10 की डिस्पेंसरी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इतना साधा एक उपक्रम है, हमें प्रैक्टिस में उसका अवलंब करना चाहिए क्योंकि वो काफी फलदायी है। मात्रा बस्ती के बारे में काफी जानकारी जो टेक्स्ट बुक में उपलब्ध है उसके बारे में मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जाते समय 2-3 पहलुओं का वर्णन तो निश्चित करना ही पड़ेगा। एक तो मात्रा बस्ती जो है उसको काल की आवश्यकता नहीं है, कौन से भी समय में वो दे सकते हैं। भोजन के पश्चात, भोजन के पूर्व, सुबह, शाम को, रात को, कभी भी दे सकते हैं, इसलिए उसे काल मर्यादा नहीं है। 10 बाय 10 की डिस्पेंसरी में दे सकते हैं, उसका प्रत्यागम काल अपेक्षित नहीं है। और वो देने के बाद मल प्रवृत्ति होती है ऐसा नहीं है, और होने की आवश्यकता है ऐसा भी नहीं है। 1000-10,000 में एक पेशेंट ऐसा मिलता है कि मात्रा बस्ती के बाद भी वो उसे मल प्रवृत्ति होती है। नहीं तो जिसके डिस्पेंसरी में टॉयलेट की यानी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ऐसे डिस्पेंसरी में भी हम कम से कम मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मात्रा यानी जो अर्ध या अल्प मात्रा में दिया जाता है इसे मात्रा बस्ती कहते हैं। नॉर्मली जो स्नेह बस्ती है उसे आधा मात्रा में ये दिया जाता है यानी 60 ml तक, इसलिए उसे मात्रा बस्ती कहा जाता है। मात्रा बस्ती में तैल, दुग्ध, क्वाथ, घृत ऐसे अलग अलग प्रकार के द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। और आजकल का सब फास्ट लाइफ है, मुंबई जैसे शहरों में तो इतना गतिमान जीवन है, तो ऐसे गतिमान जीवन जिसका है उसे मात्रा बस्ती का अवलंब करना आवश्यक है। अपने यहाँ पहले तो बस्ती के लिए बस्ती पुटक का अवलंब करते थे, उपयोग में लाते थे। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और सुविधा उपलब्ध है, तो आजकल बस्ती के लिए अलग अलग प्रकार के सिरिंज उपलब्ध है। कांच के है, प्लास्टिक के है, मेटल के है, तो जो चाहे वैसे उसका अपने प्रैक्टिस में उपयोग कर सकता है। आजकल ज्यादा प्रचलित पद्धति में प्लास्टिक की सिरिंज, ग्लिसरीन सिरिंज इस नाम से मिलती है। रबर कैथेटर उसके साथ हम उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा ये मात्रा बस्ती देने के लिए ज्यादा बाकी कुछ साहित्य की आवश्यकता नहीं रहती है। बस्ती देने की जो पोजीशन है वो सबको मालूम है, वाम पार्श्व है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में उसको सुलाने का है। बायां पांव जो है वो सीधा ही रखना है और दाहिना पांव जो है वो अपने शरीर के नजदीक सटा हुआ यानी उदर के बाजू में वो हम करेंगे तो इसे लेफ्ट लैटरल या वाम पार्श्व पोजीशन कहते हैं। और इसी अवस्था में मात्रा बस्ती या अन्य बस्ती भी देते हैं।
तो जो रबर कैथेटर है वो तेल में जरा तेल लगा के गुदद्वार द्वार में 1 इंच 1.5 इंच तक अंदर डालने के बाद जो भी सिरिंज है, मेटल की हो, ग्लिसरीन की, प्लास्टिक की हो, उसमें जो भी द्रव्य, क्वाथ है, दुग्ध है या तेल है, वो सब करके लेना है। उसमें से जो हवा रहती है वो निकाल कर वो बस्ती देना चाहिए। और वो बस्ती देने के बाद सिरिंज और कैथेटर हम बाहर निकालते हैं। अपने यहाँ बस्ती देने के बाद नितंब प्रदेश में उसके आघात करने के लिए बताया है। ये वैसा सिंपल है, लेकिन उसका भी बस्ती चिकित्सा में महत्व है, उसके ऊपर काफी काम हुआ है। तो ये भी न भूलना है, ऐसे ध्यान में रखो। तो ये ऐसे अलग प्रकार के सीधे जो बस्ती है प्रैक्टिस में करने के बाद काफी उसका फायदा हम देखते हैं। अपने यहाँ जो उसका वर्णन चरक चिकित्सा सिद्धि स्थान अध्याय 4 में आया है। तो ऐसे बस्ती कौन से लोगों को या कौन से रुग्णों को देना है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि काम करने के बाद थका हुआ है, व्यायाम किया हुआ है, ज्यादा चलकर आया है, मद्यपान किया है, अति मैथुन हुआ है, दुर्बल है, वातव्याधि से पीड़ित है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी व्याधि है उसमें मात्रा बस्ती का उपयोग आप करेंगे तो अच्छा परिणाम उसका देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ग्रंथों में आपने यहाँ ऐसे बताया है कि ये अपनी गाइडलाइन है, उसके अनुसार आपके मति के अनुसार आप उसमें परावर्तन और कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के ऐसे बस्ती मेरे प्रैक्टिस में, और अब मेरे जैसे काफी लोग अलग अलग प्रकार के बस्ती उनके प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। मेरे जो व्यवहार में जितने बस्ती है उसका अभी इसके सामने आपके रखने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। बस्ती कहने के बाद सामान्यतः सभी समाज में एक समझ उपलब्ध है कि बस्ती यानी एनीमा, और जब भी मल प्रवृत्ति साफ नहीं होती है तभी एनीमा दिया जाता है। उसके अलावा किसी अन्य विकार में बस्ती यानी एनीमा दिया जाता है ऐसी समझ है नहीं। तो समाज में अभी प्रचलित जितने व्याधि है उसमें सबसे महत्व का एक व्याधि है जिसे मलावरोध कहते हैं, मलाव स्तंभ कहते हैं, यानी मल प्रवृत्ति सफा नहीं होना। आज ऐसा मेरा अनुभव है कि दिन में 50 पेशेंट हम देखते हैं तो कम से कम उसमें 40 पेशेंट को मल प्रवृत्ति अच्छी तरह से नहीं होती है, यानी मलावरोध की शिकायत रहती है। मराठी में ऐसे कहते हैं कि 72 रोगों का मूल कारण मलावरोध है। और मैं ऐसे देखता हूँ आज काफी पेशेंट की मलावरोध की समस्या से पीड़ित रहते हैं। मेरे को याद है एक दिन एक वृद्ध रुग्ण मेरे पास आया था और मेरे डिस्पेंसरी में सामने खड़ा होके हाथ जोड़कर मुझे ऐसी विनंती कर रहा था, वैद्यराज आप कुछ भी करो लेकिन मुझे सुबह एक बार अच्छी तरह से मल प्रवृत्ति यानी संडास होने की आवश्यकता है। मुझे आप 10 लाख रुपए नहीं दिए तो भी चलेंगे, लेकिन मेरे को एक बार अच्छी तरह से संडास यानी मल प्रवृत्ति होना ये मेरी एक प्रमुख समस्या है। तो मलावरोध की समस्या की गहराई कितनी है कि लाख रुपए देने के बाद भी और कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मल प्रवृत्ति साफ होनी है। तो ऐसे ये जो मलावरोध विकृति है काफी रुग्णों में हमें देखने के लिए मिलता है। और काफी अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ इसमें लोग खरीद कर अपने आप लेते हैं, जैसे साम्य योग है, धौती योग है, कायम चूर्ण है, नित्यम है, ऐसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ रहते हैं। और ये खाने के बाद ऐसा अनुभव है कि उसकी आदत लग जाती है और काफी रुग्ण सालों तक ऐसे दवाओं का उसको उपयोग करना पड़ता है। तो ये आदत दूर करनी है तो सबसे अच्छा और प्रभावी चिकित्सा उपक्रम है, इसे मात्रा बस्ती कहते हैं। तो आप कौन सा भी स्नेह द्रव्य, तिल का तेल है, सहचर तेल है, एरंड का तेल है, या अलग अलग प्रकार के वातनाशक औषधियों से सिद्ध किए हुए जो तेल है उसका आप प्रैक्टिस में अवलंब करते हैं तो मलावरोध की समस्या दूर होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। 60 ml तक मात्रा बस्ती सीमित है, लेकिन व्यक्ति और प्रकृति के अनुसार और व्याधि की गंभीरता देखते हुए 120 ml तक आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मेरे को याद है कि एक मेरे दोस्त की लड़की 4th-5वीं कक्षा में पढ़ती थी और एक बार मुझे दिखाने के लिए वो लेके आया था। तो उसको ये मलावरोध की गंभीर अवस्था थी और 8-8 दिन में उसको मल प्रवृत्ति नहीं होती थी।
तो वजन कम हो गया था, बिल्कुल कृश हो गई थी, गैसेस और उसकी वजह से दुर्बलता, ऐसी काफी समस्या थी। तो मैंने पहले उसे अवस्था देखकर 100 ml का तिल तेल का बस्ती देना एडवाइस किया। लेकिन अनुभव ऐसे हो गया कि आज सुबह बस्ती देने के बावजूद भी उसको मल प्रवृत्ति नहीं हो गई। शाम को बस्ती फिर से रिपीट किया तो भी नहीं। धीरे धीरे 3-4 दिन मैंने सुबह और शाम को 120 सीसी चिंचा लवण तेल, जो हम चौथे साल में प्रैक्टिकल में बनाते हैं, तो ऐसा तेल का प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे उनकी मल प्रवृत्ति होना शुरुआत हो गया और 15 दिन के बाद वो अच्छी तरह से ठीक हो गई। बाद में उसका वजन बढ़ गया, अग्नि प्रदीप्त हो गया, गैस और ये जो बाकी उसके अलाइड सिम्टम्स थे वो भी कम हो गए। तो ये मलावरोध जैसे देखने के लिए और इतना सहज लगता है, लेकिन ऐसे काफी गंभीर बीमारियां के रुग्ण हम प्रैक्टिस में देखते हैं। कभी कभी ये मल इतना ग्रथित हो जाता है जैसे पत्थर जैसा होता है। मेरे पास एक बार एक रुग्ण आया था कामला की चिकित्सा के लिए और उसको ऐसी मल प्रवृत्ति थी, बस्ती देने के बावजूद भी वो मल प्रवृत्ति उसको नहीं होती थी, क्योंकि उसका पत्थर जैसा बिल्कुल बन गया था। फिर उसे हैंड ग्लोव्स डालकर वो पत्थर निकालना पड़ा और बाद में बस्ती की चिकित्सा के माध्यम से उसकी मलावृत्ति की जो समस्या थी धीरे धीरे हल हो गई। तो ऐसे गंभीर प्रकार के रुग्ण अपने प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलता है। तो आज मार्केट में बृहद सेंधवादी तेल उपलब्ध है, चिंचा लवण तेल है, एरंडेल तेल है। एरंडेल तेल पुराने जमाने में जो मिलता था वो काफी गाढ़ा रहता था और देने में कभी कभी कष्ट रहते हैं। लेकिन आजकल जो मार्केट में एरंडेल तेल उपलब्ध है वो इतना गाढ़ा नहीं है, सहजता से हम दे सकते हैं। ये हो गए एडल्ट के बारे में। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसमें भी कभी कभी मलावरोध की समस्या रहती है। इन्हें डिलीवरी के बाद भी 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, ऐसे भी बालकों में मलावरोध की समस्या, क्योंकि वो दुग्धाहार के ऊपर रहते हैं और कभी कभी दुग्धपान से मलावरोध की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे 2-3 महीने का बालक है तो उसमें भी 2 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी ऐसे तेल का बस्ती देने से उनकी ये समस्या ठीक होती है और काफी उसका ओरल मेडिसिन देने के बजाय बस्ती से उनको राहत मिलती है। कुछ दिन पहले मेरे पास ऐसा ही एक बालक आया था और वो मलावरोध की शिकायत से इतना त्रस्त था, इतना पीड़ित था कि अपने यहाँ आक्षेपक ऐसा जो व्याधि बताया है ऐसी उसकी अवस्था, हाथ पांव मुट्ठी कस लेना, आंखें ऊपर लेना, ये क्योंकि वो मल प्रवृत्ति के लिए बार बार जोर करता था। तो फिर मैंने 5 सीसी के उसको बस्ती देना शुरुआत किया। 2 दिन के अंदर वो मलावरोध की समस्या कम हो गई और वो बालक हंसना खेलना और बाद में उसकी नित्य जो भी प्रक्रिया है वो करने के लिए सीधा हो गया। तो ये जो ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं उसमें अभी अपने यहाँ किताबों में लिखा है बालकों में बस्ती देना उचित नहीं है, लेकिन व्याधि की अवस्था और गंभीरता देखकर हमें निर्णय करने की आवश्यकता रहती है। मैंने डिलीवरी के बाद 5वें दिन पहला बस्ती दिया है। तो ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि ग्रंथों ने हमें मार्गदर्शन किया है, उन्होंने सिद्धांत उसके बताए हैं, उसके अनुसार उसमें क्या परिवर्तन करना कैसे नहीं है आपके मति के अनुसार हम करते हैं, कर सकते हैं। तो ये प्रायः वृद्ध लोगों में ये बीमारी रहती है, फिर भी बालक है, स्त्री है, प्रसूता है, कॉलेज के जाने वाले लड़के हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के उम्र में भी ये समस्या रहती है। उसका जो हेतु परिमार्जन है, क्योंकि हेतुओं का विचार करना पड़ता है, वृक्ष आहार है, अकाल भोजन है, अध्यशन है, बैठे कार्य पद्धति का आजकल है, सिटिंग जॉब रहते हैं, तो इसका भी उसमें हमें उसकी दखल लेके उसके अनुसार चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ये मलावरोध जैसा एक साधा व्याधि लेकिन कभी कभी गंभीर अवस्था में देखने के लिए मिलता है। तो ये मात्रा बस्ती देने के सिवाय उसके लिए अच्छा चिकित्सा नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा कहना है। बाकी मृदु विरेचक या अल्प विरेचक ऐसे काफी कल्प मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो कायम स्वरूपी यानी दीर्घ काल होता है ऐसा अनुभव नहीं है। तो ये एक मात्रा बस्ती का एक व्याधि हो गया। आजकल प्रैक्टिस में ऐसे देखा जाता है कि कृमि रोग का काफी प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलते हैं।
मेरा अनुभव ऐसा है कि एक बार मैंने कृमि के ऊपर व्याख्यान देना था, तो सब केस पेपर का मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो मुझे याद हो गया कि ऐसा महसूस हो गया कि 32 प्रकार के केसेस जो मेरे पास अलग अलग डायग्नोसिस लेके आए थे, लेकिन उसका निदान मैंने कृमि रोग किया था और कृमि की चिकित्सा करने के बाद वो व्याधि ठीक हो गए थे। उसमें उदर शूल, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास लेके नेफ्रोटिक सिंड्रोम तक ऐसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट मैंने देखे हैं। अपस्मार भी उसमें उपस्थित था। तो ऐसे अलग अलग डिसीज है कि जिसका निदान आयुर्वेद की दृष्टिकोण से कृमि होता है और वो अलग अलग प्रकार की दवा लेते हैं और उसमें उससे यश या उपशय मिलता नहीं है। तो ये कृमि का विचार आयुर्वेद की एक अलग देन है, ऐसा मेरा सबसे कहना है। तो ये कृमि के लिए जो हम बस्ती देते हैं वह यानी उसके उम्र के अनुसार उसकी मात्रा तय करना आवश्यक रहता है। लेकिन करंज तेल आपको सबको मालूम है, तो करंज तेल कई अल्प मात्रा में बस्ती हम देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 30 ml, तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन कृमि पतन अच्छी तरह से होता है, ऐसा मेरा प्रैक्टिस का अनुभव है। सबसे सस्ता और एक ऐसी दवा मैं मेरे प्रैक्टिस में कृमि के बारे में उपयोग में करता हूँ, उसका नाम है चूर्णोदक, जो हमने प्रैक्टिकल में वैसेद्य कल्पना के समय किया है। चूर्णोदक मीन्स जो चूना रहता है उसमें 1 ग्राम चूना और उसमें 1 लीटर यानी 1 × 1000 ml इतना डाइल्यूशन करना पड़ता है, और वो जो पानी है वो बना के रखो, उसे चूर्णोदक कहते हैं। मराठी में उसे चुन्याची निवड़ी ऐसे कहा जाता है। तो ये चूर्णोदक का बस्ती कृमि में काफी फायदेमंद है, ऐसा मेरा अनुभव है। विशेषता जो बालक है 4, 5, 7 साल, 8 साल, 9 साल की, खाने में मीठे पदार्थ, दुग्ध आहार रहता है या गुड़ शक्कर जैसे पदार्थ, आजकल कैडबरी, चॉकलेट या अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, उसका खाने में ज्यादा मात्रा रहने की वजह से कृमि का उसमें प्रादुर्भाव रहता है। तो ये चूर्णोदक के बस्ती देने के बाद मछलियों को खाने के लिए देने वाले जैसे जो लाल रंग के कीड़े आते हैं, ऐसे कृमि पतन मैंने मेरे आंखों से देखा है। आजकल ऐसे पेशेंट को एक मैंने कृमिघ्न बस्ती का कोर्स डिजाइन किया है कि शुरू में 2 मात्रा बस्ती चूर्णोदक के देना है, उसके बाद वाउडिंग और सातला मीन्स शिकेकाई उसका काढ़ा बना के उसके 2 या 3 बस्ती, और आखिर में विडंग तेल और चूर्णोदक ऐसा मिलाकर 1 बस्ती, ऐसे 6 बस्ती हम करेंगे तो कृमि का पतन अच्छी तरह से होता है। कृमि की चिकित्सा करते समय आपने यहाँ बताया कि कृमि पतन के लिए अलग कल्प है और कृमि का प्रकृति विघात करने के लिए अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इसमें कृमि पतन भी होता है और कृमि का प्रकृति विघात करने की भी क्षमता ये बस्ती में है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती शिककई या सातला क्वाथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सावधानता उसमें हमें रखनी चाहिए। शिककई की मात्रा जब बढ़ती है तो उसे कभी कभी गुददाह हो सकता है। तो बच्चा है, उसकी उम्र कम है, तो ऐसे होगा तो उसके घर वालों को बता के रखना है कि समझो गुददाह उत्पन्न हो गया तो नारियल तेल का पीछू या जात्यादि तेल का पीछू वहां रखने से वो कम होता है। और कभी कभी शिककई का क्वाथ की मात्रा ज्यादा होने से जुलाब यानी बस्ती के बाद मल शुद्धि काफी मात्रा में हो सकती है। तो ये मात्रा बस्ती होने के बावजूद ये शोधन का कार्य करता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती मेरे प्रैक्टिस में है और मेरे वजह से काफी लोग अपने प्रैक्टिस में इसका उपयोग करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। कृमि के लिए गौमूत्र का बस्ती का भी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। गौमूत्र का बस्ती प्रायः निरोह बस्ती का बहिर्निर्गमन न होने के बाद बस्ती व्यापक की चिकित्सा इस नाते से उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में गौमूत्र और तिल तेल ऐसे मिला के थोड़ा डाइल्यूट होता है तो कृमि पतन भी होता है, प्रकृति विघात भी होकर अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। और गौमूत्र सहज उपलब्ध है और बस्ती के लिए हर दिन नया गौमूत्र लाना आवश्यक है, ऐसी भी अवस्था नहीं रहती है। एक बार गौमूत्र 1 लीटर 1.5 लीटर लाकर डिस्पेंसरी में आप रख देते हैं बोतल भर के, तो जब भी बस्ती देना है वो ज्यादा पुराना हो गया तो डाइल्यूट करना पड़ता है, नहीं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद गुददाह होने की शक्यता निर्माण रहती है।
इसलिए ये कृमिघ्न बस्ती अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिस में हम करते हैं तो उसका काफी परिणाम हम प्रैक्टिस में देखते हैं। तो ये कृमि की समस्या 1 साल के लेके उम्र से 90 साल तक सभी प्रकार के उम्र में देखे जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती आप कृमि के लिए प्रैक्टिस में उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा व्याधि है जो मलावरोध के मूलतः उसके माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसे हम अर्श कहते हैं। अर्श परिकर्तिका, ऐसे दोनों व्याधि है, उसका मूल कारण ये मलावरोध हो सकता है। दीर्घकाल मल प्रवृत्ति न होने की आदत रहती है तो उसके बाद अर्श या परिकर्तिका हो सकते हैं। तो ये कर्तिका और अर्श के कितने पेशेंट मैंने देखे हैं कि कभी कभी वो अंदर आने के बाद सामने कुर्सी में बैठता भी नहीं है, क्योंकि मराठी में एक ऐसी कहावत है, सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही। तो बोल भी नहीं सकते और सहन भी नहीं कर सकते, ऐसी उनकी अवस्था रहती है। तो बैठने के लिए भी मुश्किल रहता है। तो उसके अलग अलग प्रकार की दवाएं देने से उनको राहत नहीं मिलती है जितनी एक मात्रा बस्ती में उसको राहत मिलती है। तो बस्ती का नाम निकालने के बाद वो घबरा जाता है कि ये अभी मैं बैठ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, और आप बस्ती देते हैं तो इतना पीड़ा और वेदना होगी तो उसका क्या करने का। लेकिन ऐसे बस्ती देने का एक टेक्निक रहता है। मैं काफी बार ऐसे सभी लोगों को कहता हूं कि बस्ती देते वक्त पेशेंट के साथ कुछ तो कुछ बातचीत करते रहना पड़ता है। एक दूसरी, बस्ती के बारे में भी उसको जानकारी देनी पड़ती है, तो वो भी उसे अच्छी समझदारी दिखाता है। और आपने देखा होगा जो मजूर यानी फिजिकल काम करने वाले लोग हैं, वो जब भी वजन उठाते हैं या ऐसा काम करते समय वो उनका जो मुखिया रहता है वो एक घोषणा देता है, हप, ऐसे करते हैं तो फिर वो वजन उठाते हैं। तो ये घोषणा देने के बाद वो जो हप है वो कुंभक रहता है, और कुंभक में एक क्षमता रहती है कि उससे वेदना कम होती है, और बस्ती आप जब देते हैं तो उसका दर्द उसे महसूस नहीं होता है। तो अर्श और परिकर्तिका ऐसे जो पेशेंट है जो काफी दर्द उसमें ज्यादा है, तो वो देते समय उनसे पहले कहने का कि दीर्घ श्वास लेना है और सांस रोकना है, तो उसे कुंभक कहते हैं। और उसी समय कैथेटर तेल में डुबा के वो गुदद्वार द्वार में 1 इंच 1.5 इंच तक अंदर आप इंसर्ट करते हैं, तो उसको मालूम होता नहीं। बाद में सिरिंज से आप तेल अंदर डालने के बाद कैथेटर हम बाहर निकालते हैं, तभी भी उसको वेदना महसूस नहीं होती है। और बस्ती देने के बाद वो हसत मुख एकदम बाहर आता है, अब डॉक्टर आपने बस्ती दे दिया, मुझे मालूम भी नहीं हो गया। और एक ही बस्ती में उसका जो वेदना निर्हरण होता है वो इतने उसको सुखदायक रहता है कि वो अगले बार वो खुद बताता है कि डॉक्टर साहब वो बस्ती देना, उससे मुझे काफी आराम मिला है। तो ये परिकर्तिका में कभी कभी ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है, यानी खून आता है, अर्श में भी रहता है। तो ये ऐसे प्रकार की जो भी बीमारियां है उसमें तिल तेल का आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, नारायण तेल दे सकते हैं। नारायणी मीन शतावरी। तो परिकर्तिका में वो जो व्रण रहते हैं वो हिलअप होने के लिए नारायण तेल की भी मात्रा बस्ती आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जात्यादि तेल एक ऐसा तेल है, उसे गुददाह, सरक्त मल प्रवृत्ति, अर्श हो, परिकर्तिका हो, ऐसे काफी पेशेंट उसमें ठीक तरह से हीलअप हुए हैं और बाद में उसको तकलीफ नहीं हुई है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। उसका ही परिणाम स्वरूप कभी कभी गुदभ्रंश यानी प्रोलैप्स रेक्टम देखा जाता है। मलावरोध की तीव्र समस्या हो या अर्श के बारे में प्रोलैप्स पाइल्स भी रहते हैं और प्रोलैप्स रेक्टम भी देखने के लिए मिलता है। तो इस समय उस स्नायु की दुर्बलता होती है, तो उसको बल देने के लिए नारायण तेल की मात्रा बस्ती आप देते हैं तो उसका काफी परिणाम अच्छा मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। अश्वगंधादि तेल अपने यहाँ बताया है ओरिजिनल टेक्स्ट में, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मूषक तेल का वर्णन आया है, मूषक तेल भी मार्केट में उपलब्ध है। 30 ml की मात्रा आप देते हैं और ऐसे मूषक तेल की मात्रा बस्ती के बाद गुदभ्रंश यानी प्रोलैप्स रेक्टम जैसे काफी गंभीर समस्या ठीक होती है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि जैसे वॉलीबॉल का जो अंदर का ब्लैडर रहता है उतना रेक्टम बाहर आया हुआ मैंने पेशेंट देखा है। तो उसे हॉट फर्मेंटेशन करके रहना और उसके साथ मात्रा बस्ती
ऐसे देकर उसको विदाउट एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने ट्रीट किया है। मैंने और मेरे जो गुरु वैद्य केतकर थे उनके साथ ही मैंने ये पहली केस की थी, और बाद में काफी अलग अलग प्रकार के ऐसे प्रोलैप्स के पेशेंट हमने किए हैं। चुक्र तेल करके मार्केट में उपलब्ध है, आपको शायद मालूम होगा, वो सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है ऐसा नहीं, आप बना सकते हैं और बनाकर अपने डिस्पेंसरी में रखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार की तेल मात्रा बस्ती के माध्यम से ऐसे गंभीर बीमारियों में हम उसको अच्छी राहत दे सकते हैं। क्योंकि पाइल्स का भी ऐसा है कि वो भी छोटे उम्र में भी देखने के लिए मिलते हैं, बड़ी उम्र में भी है, स्त्री है, पुरुष है, प्रायः गर्भिणी या प्रसूति के बाद पाइल्स की तकलीफ देखने के लिए मिलते हैं। तो ये मात्रा बस्ती देने बिगर ऐसे जो व्याधि है उसमें फलदायी चिकित्सा खाली ओरल यानी शमन चिकित्सा से नहीं हो सकता, ऐसा मेरा एक अनुभव है। आजकल तो ऐसे मुझे देखने के लिए मिला है कि प्रायः मासिक पूर्व रजब प्रवृत्ति के पहले काफी लड़कियों में देखा जाता है, जिसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, कि महीना चालू होने के पहले दिन या उसी पहला या दूसरा दिन इतनी तीव्रतम उदर शूल या कटिशूल रहता है कि काफी लड़कियों को तो एक एक दिन पेन किलर या ऐसे कुछ दवा लेकर एक एक दिन सोना पड़ता है, यानी वो अपने नित्य कर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे काफी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। मेरा अनुभव ऐसा है कि ऐसे जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के पेशेंट्स है या ऐसी लड़कियां हैं, तो मासिक उनकी जो डेट है, समझो 10 तारीख की उनकी डेट है, तो उसके पहले सप्ताह में 3 मात्रा बस्ती, चाहे नारायण तेल के दो, चाहे सहचर तेल हो, चाहे एरेंडिका हो या तिल तेल हो, लेकिन 60 ml या 70 ml की मात्रा बस्ती 3 दिन लगातार देना है। ऐसे 3 मासिक साइकिल के पहले मात्रा बस्ती देने के बाद ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का तकलीफ कम होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और एक दो ने ऐसे सैकड़ों पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं, और बाद में उनको कभी महीना चालू हो गया और कभी खत्म हो गया, ये महसूस नहीं होता, ऐसे उनका रहता है। और ऐसे काफी लड़कियां समदुखी ऐसे उनकी काफी सहेलियों को लेके अपने पास आते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव लिया है, तो उनको अच्छी तरह से उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। तो लेकिन इसमें भी काफी गंभीर और अलग अलग प्रकार की समस्या मैंने प्रैक्टिस में देखा है। एक मेरे पास लड़की आती थी कि उसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के समय उसको वॉमिटिंग यानी छर्दी ये लक्षण था, और वो छर्दी इतनी गंभीर अवस्था में थी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। वो डिहाइड्रेट होती थी तो आईवी लगाना और बाद में 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज लेना, ऐसी वो काफी साल तक करती रही। तो पेडियाट्रिशियन थे, उन्होंने उसे बताया कि आप शादी कर लो, शादी के बाद ये समस्या शायद कम हो सकती है। और ऐसा महसूस होता है, या हमने भी देखा है कि शादी के बाद ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कभी कभी अपने आप भी रुकता है। लेकिन वो जो लड़की थी उन्होंने काफी कम उम्र में शादी करने के बाद 3 महीने तक उसको छर्दी यानी ये जो वॉमिटिंग होना ये नहीं हो गया, लेकिन चौथे महीने से फिर उसको वॉमिटिंग होना शुरुआत हो गई। तो वो पेडियाट्रिशियन जो गायनेकोलॉजिस्ट था उन्होंने देखने का बताया, अभी मेरे को एक ही सामने इलाज है, वो है हिस्टेक्टोमी करना। तो ये कम उम्र की यानी उसकी उम्र उस समय 23 साल की थी, और ये दोनों पढ़े लिखे दोनों, उन्होंने किसी सेकंड ओपिनियन लिया नहीं और उन्होंने हिस्टेक्टोमी कर दिया। हिस्टेक्टोमी होने के बाद 2 महीना उसको वॉमिटिंग की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन तीसरे महीने से फिर वो जो डेट उनकी साइकिल था उसी समय उसको फिर से वॉमिटिंग आना चालू हो गया। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास फिर से चली गई, उन्होंने बताया मैंने मेरा काम तो किया है, अभी देखो आप, लेकिन इसके अलावा अभी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल एकदम डिप्रेस हो गए। तो किसी ने नाम बताया कि ऐसा इतने प्रयोग किए हैं, तो अभी आप आयुर्वेदिक चिकित्सा करो। तो मेरे पास आने के बाद पहले महीने तो उनको काफी डांटा, मैंने बताया आपसे आपके सब डिग्री सर्टिफिकेट मुझे दे दो, मैं ये सब जला देता हूँ, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने हिस्टेक्टोमी करके लिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं महसूस हो गया कि हम सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन ले लें। लेकिन अभी तो क्या बोलने से कुछ मतलब नहीं था,
फिर मैंने अपना ये मात्रा बस्ती की उसको कल्पना देने के बाद वो डेट के पहले 3 दिन मैंने मात्रा बस्ती सहचर तेल के दे दिए, 70 या 80 सीसी तेल उसका उपयोग किया और 3 साइकिल के बाद उनकी ये वॉमिटिंग की समस्या बिल्कुल चली गई। तो ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की एक्सट्रीम केस मैंने देखे हैं। ऐसे काफी अलग अलग, किसी को कमर का दर्द रहता है, किसी को लेग क्रैम्प्स रहते हैं, किसी को सर दर्द है, किसी को दर्द यानी पेन इन एब्डोमेन है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये खाली मात्रा बस्ती देने से इसमें काफी राहत मिलता है। बाकी आभ्यंतर चिकित्सा में आप शंखवटी दे सकते हैं, लघु सूचक्कर दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत, जो भी आपकी प्रैक्टिस में अनुभूत योग है वो आप इसका परिणाम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन बस्ती के सिवाय उसे राहत नहीं मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव है। आजकल ऐसे ही जो जिसे हम एपिडेमिक कह सकते हैं, ऐसा एक व्याधि देखने के लिए मिलता है, उसे कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। काफी लड़कियां कॉलेज की हो, 10वीं 12वीं या सीनियर कॉलेज, और महीना बराबर नहीं आता है। इसे आजकल सब लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये तो सब सही है ही, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके लिए एलोपैथी में कुछ दवा उपलब्ध नहीं है। वो एक तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं तो आजकल सबको मालूम हो गया है कि मेटफॉर्मिन का इसके ऊपर कुछ असर होता है। तो वो ऐसी प्रकार की एक चिकित्सा करते हैं, लेकिन उसका भी परिणाम अच्छा मिलता है ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। और कभी कभी ये पीसीओडी की स्थिति गंभीर होने के बाद वजन तो इतना बढ़ता है कि 90, 95, 100 किलो तक के पेशेंट मैंने देखे हैं। और जिसे कहते हैं कि लड़कियों को भी मूछे आना, और जिसे कहते हैं कि पुरुषों जैसे बाल होते हैं, तो ऐसी गंभीर समस्या प्रैक्टिस में हमने देखे हैं। तो ये पीसीओडी भी आजकल का एक ट्रेंड हो गया है। तो इसमें भी आभ्यंतर चिकित्सक के साथ हम मात्रा बस्ती का व्यवहार में उपयोग करते हैं। तो काफी पीसीओडी के पेशेंट मैंने ठीक किए हैं, उसकी संख्या सैकड़ों में है। क्योंकि आजकल हमने पीसीओडी का एक अलग ही फाइल बनाया है, क्योंकि ये बस्ती 1, 2, 3 देने से नहीं होता है। मेरा अनुभव ऐसा है कि 40-50 से कम बस्ती में काम नहीं होता है। बाकी जो भी आभ्यंतर चिकित्सा आपको करनी है, उसका आयुर्वेदिक पद्धति का निदान थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, उसको लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है। लेकिन ऐसे सहचर तेल हो, नारायण तेल हो, या अलग अलग प्रकार के बस्ती से ये पीसीओडी की तकलीफ चलती है, कम होती है। लेकिन दूसरा अनुभव ऐसे है कि पीसीओडी कम होने के बाद बीच में शादी के लिए फिर से ज्यादा दिन गए तो ये फिर रिकरेंट यानी फिर से हो सकती है। इसलिए आजकल तो अभी अपने यहाँ संसद में कायदा बना है कि 18 साल के बाद, पहले शादी की परमिशन थी, अभी 21 साल उन्होंने बढ़ाया है। तो अपने अभी की सामाजिक अवस्था देखने से ऐसे महसूस होता है कि 18 साल से भी कम शादी की मर्यादा तय करेंगे तो अच्छा है। क्योंकि आजकल जिसे एमसी चालू होते हैं, पहले जमाने में 15 या 16 साल में एमसी चालू होती थी, जिसे मासिक प्रवृत्ति कहते हैं। आज 8वें साल की लड़की जो है वो हम मासिक प्रवृत्ति चालू हुई, ऐसे मैंने काफी पेशेंट देखे। 8वें 9वें साल में वो लड़की उस समय 4th या 5वीं कक्षा में पढ़ती है। तो ये ऐसी लड़की बाद में उसका ग्रेजुएशन, पहले 10वीं, बाद में 12वीं, बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी उसका जो फर्टिलिटी पीरियड है वो सब उसी में चला जाता है। और बाद में शादी के बाद उनकी प्रायोरिटी रहती है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे जगह लेना है, मुझे ब्लॉक या फ्लैट खरीदना है, उसमें 2-4 साल निकल जाते हैं। और जब भी वो प्लानिंग छोड़कर संतति के बारे में या डिलीवरी के बारे में सोचते हैं कंसीव होने के लिए, तब तक उनको मेनोपॉज सिंड्रोम चालू होता है। तो ऐसी गंभीर समस्या ये सामाजिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा विवेचन किया है। तो ये पीसीओडी की जो समस्या है, तो उसमें जल्दी शादी करना है, क्योंकि पीसीओडी जाने के बाद बीच में ज्यादा समय गया तो पीसीओडी फिर से होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ऐसे काफी पेशेंट आपके पास हो गए तो उनको ये सलाह देने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर में रुग्ण हित कहाँ है, किसमें है, ये हमें देखना चाहिए। तो ऐसे ये महिलाओं के बारे में जो भी कुछ ज्यादा पेशेंट मैंने देखे हैं, उसका मैंने अभी आपके सामने अनुभव रखे हैं। ऐसे ही
आजकल काफी पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं, डॉक्टर साहब कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब पीठ में दर्द है, सुबह उठते हैं तो यह अलग अलग है, आज के घुटने में दर्द है। उसमें तो काफी पेशेंट साइकोसोमेटिक रहते हैं और काफी पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि कटिशूल जो है उसमें कम से कम 80-85% पेशेंट जो है वो साइकोसोमेटिक रहते हैं। और ज्यादा जैसे टेंशन हेडेक कहते हैं, यानी टेंशन की वजह से सर दर्द होता है, वैसा टेंशन देने वाले पेशेंट में कटिशूल देखने के लिए मिलता है। उसमें स्त्रियां भी रहती है और पुरुष भी प्रकार के पेशेंट रहते हैं, लेकिन टेंशन का परिणाम कटिशूल में काफी देखने के लिए मिलता है। तो फिर आजकल कोई भी मेडिकल में जाता है, कॉम्बीफ्लाम ले लो या एनाफ्लाम लो या और कुछ आजकल डायनापार ऐसे कल्पर लेते हैं, और ये पेन किलर की वजह से शरीर का काफी नुकसान होता है। तो ऐसे दवाइयां लेने बिना अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करते हैं तो ये बस्ती का उपयोग काफी अच्छा होता है। तो कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, तो नारायण तेल है, सहचर तेल है, एरंडी का तेल है, ऐसे तेल का आप बस्ती लेते हैं तो 2-4-5 बस्ती में वो समस्या दूर होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। और हमारे शेंडे शास्त्री ऐसे कहते थे कि आजकल ये कोर्स का जमाना है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स के 5 इंजेक्शन लेना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के इतने लेने हैं, तो हम ऐसे बताना चाहिए नारायण तेल का 5 बस्ती का आपको कोर्स करेंगे तो यह आपकी कमर की पीड़ा सब चली जाएगी। और मेरा अनुभव है कि ऐसे 5-5 बस्ती लोग लेते हैं और उसके बाद वो पूर्णतः उसमें ठीक होते हैं। अब ये कटिशूल का विषय आया है, वो बाद में अपने नीरो और अन्य बस्ती के उस समय उसका वर्णन होगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के स्पॉन्डिलोसिस, आजकल सर्वाइकल है, लंबर है, स्टेनोसिस है, तो ऐसे सभी रुग्णों में, ऐसे अलग अलग व्याधियों में भी ये मात्रा बस्ती का जो उपयोग है वो वादातीत है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो शूल के पेशेंट आते हैं उसमें ओरल मेडिकेशन यानी दवा देने के बदले आप ऐसे मात्रा बस्ती या अलग अलग प्रकार के चिकित्सा उपक्रम करते हैं तो पेशेंट का उसमें हित हमें देखने आए, क्योंकि आपने यहाँ आर्ताह पुत्रवत उपक्रम में यहाँ ऐसे सिखाया है। तो ये जो रुग्ण है उसे पुत्रवत आचरित ऐसे करेंगे तो आप अच्छी सफल चिकित्सक बनते हैं। और मेरा अनुभव ऐसा है कि एक पेशेंट ठीक होने के बाद वो अपने पास ऐसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट लेके आते हैं। मेरा अनुभव ऐसा है कि अपने डिस्पेंसरी के ऊपर बड़ा बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, खाली नाम और डिग्री है तो भी अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से चलती है। और मैं ऐसे बताता हूँ कि कृमि से लेके कैंसर तक सभी प्रकार के पेशेंट मैं मेरे प्रैक्टिस में देखता हूँ, लेकिन उसमें ये पंचकर्म का जो रोल है वो काफी महत्व का और बड़ा है, ऐसा मेरा अनुभव है। और आजकल तो मैंने बताया लाइफस्टाइल बदल गई है, बैठे बैठे काम है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चालू है और सभी सुख समृद्धि की साधन उपलब्ध है। आज घर में काम करने वाली पहली जमाने की जो स्त्री थी वो भी अभी खड़े रह के चपाती बनाती है, वो भी चपाती बनाने के लिए दूसरी औरत घर में आती है। वॉशिंग मशीन आ गए, पहले पानी भरने का काम था, वो अभी पानी भरने के नहीं, सिंटेक्स के टाकी रहते हैं, 24 घंटा पानी है। तो उसकी जो फिजिकल एक्सरसाइज जिस काम के वजह से होती थी वो नहीं होती है। तो ऐसे जो औरतें या ऐसे बैठे लाइफस्टाइल की वजह से भी कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है, उसमें भी ये कटिशूल, पृष्ठशूल या अलग प्रकार के स्पॉन्डिलोसिस है। और उसमें दूसरा जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है उसे पेट का फूलना, आद्मान जिसे कह सकते हैं। काफी लोग आते हैं, डॉक्टर साहब पेट सफाई नहीं होता है, पेट फूला हुआ रहता है, और उसको एक अच्छा नाम देते हैं, मेरे को एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी ये इतनी ब्रॉड ये टर्म है कि एसिडिटी यानी जिसे हम पित्त कहते हैं, आयुर्वेद में उसके 40 प्रकार बताए हैं। मेरे पास एक बैंक का कर्मचारी आता था, ऑफिसर था, वो मुझे बोलता था कि डॉक्टर साहब मेरे को एसिडिटी की तकलीफ है। मैंने बताया, पूछा उसे, यानी आपको क्या होता है? गले में जलन होती है, खट्टी डकार आती है या वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होने जैसा लगता है, हाथ में जलन है, आंख में जलन है, कुछ नहीं, फिर भी मेरे को वॉमिटिंग एसिडिटी है। तो एसिडिटी का मतलब ही समझते नहीं। एक तो ये बैठे जीवन शैली की वजह से खाना पूर्णतः हजम नहीं होता है और उसके माध्यम से गैस होना, गैस फूलना, उसी के वजह से कमर का दर्द, पीठ का दर्द, कभी डकार आता है, कभी सर दर्द होता है। तो ऐसे काफी पेशेंट में
ये मात्रा बस्ती आप देते हैं तो उसको बोलने का हर महीने के 1, 2, 3 तारीख को आने का 3 बस्ती लेना, दूसरे महीने, तीसरे महीने, बस फिनिश। तो ये काफी मुमकिन होता है और पेशेंट विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीट होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये आदमान जैसा मैंने बताया, कटिशूल है, पृष्ठशूल है, तो इसके साथ एक और बीमारी आजकल काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, उसे आयुर्वेद में कहते हैं प्रवाहिका, और मॉडर्न में कहते हैं एमेबिक डिसेंट्री। वो सही उसका ट्रांसलेशन ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन पब्लिक में जो भी शब्द वाक प्रचार प्रचलित है, मेरे को एमेबिक डिसेंट्री है। यानी कितने बार संडास होता है वो बता नहीं सकता, कैसी होती है वो बता नहीं सकता। मेरे के पास एक पेशेंट आया था कि डॉक्टर साहब 10-12 बार जुलाब हो गए, बार डिहाइड्रेट हो गया। मैंने देखा तो डिहाइड्रेट का एक भी सिम्टम नहीं था। मैंने बताया कि कितने बार संडास हो गया, 6-7 बार हो गया, क्या खाना खाया था, ये सब पूछने के बाद मैंने बताया कि संडास होते हैं तो मात्रा कितनी रहती है, कितना नहीं, वो थोड़ा ही होता है। और बीच में ऐसा लग गया, मालूम हो गया हिस्ट्री लेने के बाद कि वो 5-6-7 बार जाता था, लेकिन बीच में खाली पेट में मरोड़ हो गया, इसलिए गया और वो बिना संडास होके ही वापस आ गया। यानी ऐसे मेडन और भी कभी कभी रहते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट है तो उसके लिए सबसे फायदेमंद ट्रीटमेंट है वो मात्रा बस्ती है। आप चिंचा लवण तेल हो, सहचर तेल हो, या ये मैंने बताया वैसा बृहद सेंधवादी तेल है, उसमें पिच्छा बस्ती का भी अपने यहाँ वर्णन आया है, वो बाद में मैं बताने वाला हूँ। तो ऐसे बस्ती से वो काफी ठीक होता है, क्योंकि प्रवाहिका का जो पेशेंट रहता है, हमारे शेंडे शास्त्री कहते थे कि अरे प्रतिशय जैसे ऊपर होता है नाक में, वैसे पीछे यानी नीचे की ओर हुआ है प्रतिशय है। तो उसमें आम पाचक और अनुलोमक ऐसे आप चिकित्सा करते हैं तो ठीक होता है। तो प्रवाहिका में भी आप शंखवटी है, आरोग्यवर्धिनी है, त्रिभुवन कीर्ति है, ऐसे ही कल्प देते हैं। लेकिन कभी कभी इस कल्प इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ पेशेंट को तकलीफ हो सकती है या ठीक नहीं होते हैं। तो ये मात्रा बस्ती सबसे बड़ा और अच्छा एक चिकित्सा का माध्यम उपलब्ध है, ऐसा मेरा कहना है। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार के मात्रा बस्ती आप प्रैक्टिस में प्रयोग में करते हैं तो अच्छे सफल चिकित्सक बन सकते हैं। लेकिन एक ही बात है इसमें है, जो मैंने मेरे पहले व्याख्यान में बताया था कि इसे कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि आप पेशेंट को कन्विंस नहीं करते तो पेशेंट नहीं होता। मैंने मलावर रोग का पहला ही व्याधि बताया, मेरे पास एक लड़की आई थी, 20-22 साल की होगी, और वो जो डायमंड इंडस्ट्री में वो पहलू निकालने का काम करने वाली थी। मेरे पास काफी स्टूडेंट बैठे थे और वो फर्स्ट टाइम आ गए। उन्होंने बताया मेरे को ऐसी मलावरोध की समस्या है। तो बाकी जो मैंने बताया वैसे अलग अलग प्रकार के चूर्ण लेकर उन्होंने त्रस्त हो गई थी। तो मैंने उसे बताया कि आपने बाकी सब तो चिकित्सा लिया है, तो अभी आपको एक ही रास्ता है, आपको मात्रा बस्ती लेना पड़ेगा। तो क्या रहता है, तो मैंने उसे सब समझाया, बस्ती ऐसे करने पड़ेंगे, इतने कम से कम लेना है, बाद में रिपीट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि कब चालू करना है। बताया आप अभी भी हो सकता है, या आप वो कल्याण से आती थी, मैं डोंबिवली में प्रैक्टिस करता है, तो शायद लंबा होगा। तो मैं क्यों नहीं आज से शुरुआत करें, शुभ से शीघ्रम। तो मैंने शुरू करो, और मैंने उसे तुरंत उसी दिन पहला मात्रा बस्ती दिया, और बाद में जो भी उसकी कोर्स के अनुसार मात्रा बस्ती देकर वो लड़की ठीक होकर गई। तो सब स्टूडेंट मुझे पूछने लगे कि डॉक्टर इतने सब लोगों ने बताया था लेकिन उन्होंने सुना नहीं, और आपने बताया तो फिर कैसे उन्होंने सुन लिया। पहले ही सिटिंग में बस्ती लेने के लिए तैयार होना, ये और इस उम्र की लड़की ऐसी एक पढ़ी लिखी और जरा एक अलग फैमिली बैकग्राउंड से आई हुई, तो ये पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है। तो कैसे आप कन्विंस करते हैं बस्ती के लिए, तो बाद में पेशेंट अपने आप बोलते हैं डॉक्टर साहब वो मेरे को बस्ती दे दो तो इससे ठीक होता है। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करना है तो खाली द्रव्यों का चयन, कौन सा देना इसके ऊपर नहीं है, ये अलग अलग पहलू उसमें रहते हैं कि उसका निदान अच्छी तरह से होना है, उसका अच्छा कन्विंस करना पड़ता है, और बाद में जो भी आप करते हैं उसके रिजल्ट तो अनुभव करता ही है। तो एक होने के बाद दूसरा पेशेंट वापस आता है। तो मेरे ख्याल से आज बस्ती के बारे में इतना काफी है। आगे के काफी मात्रा बस्ती के अलग अलग प्रकार के जो अनुभव है वो अगली कड़ी में हम उसका चिंतन करेंगे। धन्यवाद।